टोटल 9 टॉपिक्स हैं। मैं साइंस की बात करूं, सीटी 10+2 में विज्ञान के 9 टॉपिक्स हैं। इन 9 टॉपिक्स में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन 9 टॉपिक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, और 1 महीने के अंदर वो सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। और ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं, सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, वो पिछले साल के 2024 के पेपर के विश्लेषण के आधार पर आप आराम से 1 महीने पढ़ के, साइंस सब कुछ न पढ़ के केवल उतना ही पढ़ना जितना मैं बता रहा हूं, 40+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 20 से 22 क्वेश्चंस साइंस के आए थे और 22 दूना 44, तो 35+ तो आराम से आप ला सकते हैं। यदि आप पूरे अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 1 महीने के अंदर साइंस कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और उसमें नंबर भी आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सीईटी को लेके लगातार जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी, अपडेट मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पिछले साल 2024 सीटी का पेपर, जिसमें से क्वेश्चंस जो सीटी 10+2 थे साइंस का, उसमें 20 से 22 क्वेश्चन आए थे। यानी सबसे ज्यादा वेटेज वाले विषयों में साइंस एक विषय है जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन, 22 दूना 44 क्वेश्चन, 44 नंबर, यानी 44 नंबर का पेपर अकेले साइंस से पूछा गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे, तो इसमें 3 तो आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, 3 आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, 2 आपके फिजिक्स के टॉपिक्स हैं और 1 पर्यावरण का है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया और उत्प्रेरक। 3 चीजें हैं जिसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्या पढ़ना है वो देखो आप। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन की परिभाषाएं बहुत अच्छे से रटनी है आपको। कोई नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन। कपूर का जलना, रासायनिक परिवर्तन। कपूर का ऊर्ध्वपातन होना, भौतिक परिवर्तन। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और उदाहरण यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 2023 में 4 क्वेश्चंस कोई घटना देके पूछ लेगा कि बताइए ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। 2024 में भी आपके 4 क्वेश्चंस बने थे, तो इसमें से क्वेश्चंस उदाहरण के रूप में ज्यादा आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लोहे पे जंग लगना, जंग का सूत्र क्या होता है, जंग से बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण क्या है, जस्तीकरण क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। पीतल, चांदी का रंग काला क्यों पड़ जाता है, जो तांबा है, तांबे का पात्र पीला, हरा, उसके ऊपर हरे रंग की परत क्यों जम जाती है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। किसकी वजह से जमती है, क्या कौन सा पदार्थ बनता है, उस इतना ही पढ़ना है। इसको आप आराम से 2 से 3 क्लासों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को इजीली पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीकरण अपचयन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3-4 चीजें पूछता है पेपर में। पहला, कोई भी चीज दे देगा, कोई भी अभिक्रिया दे देगा, कोई भी रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, या कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। तो ये पहचानना आना चाहिए आपको। कई बार ऑक्सीकरण अंक निकालना भी दे देता है, तो ऑक्सीकरण अंक निकालना भी आपको आना चाहिए। तो ऑक्सीकरण अपचयन में 2 से लगभग 6 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस पूछता है। ये मैं हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं, जितने शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए थे ये मैं बता रहा हूं आपको। अभिक्रियाओं के प्रकार, अभी जो अभिक्रियाओं के प्रकार है उनको पहचानना आपको आना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बता रहा हूं मैं। पिछली बार क्वेश्चंस विस्थापन के आ गए थे, बताइए निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, विखंडन अभिक्रिया है, इसके साथ साथ उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी कौन सी है, ऊष्माशोषी कौन सी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्वतः अभिक्रिया कौन सी होती है, ठीक है, मंद अभिक्रिया कौन सी है, तीव्र अभिक्रिया कौन सी है, ये सारी अभिक्रियाएं आपको उदाहरण सहित पता होने चाहिए। तो आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें से भी 8-8 क्वेश्चंस हर शिफ्ट की बता रहा हूं मैं। 2023 में जितने भी पेपर हुए थे सीटी 10+2 के, उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन भी आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक में आपको उत्प्रेरक के प्रकार, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है लगभग जैव उत्प्रेरक है। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम काम आता है, तो जैव उत्प्रेरक की बात करें हम। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इसके साथ साथ कुछ फेमस
रिएक्शंस जैसे ओस्टवाल्ड विधि से क्या बनता है, इसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, शीश कक्ष विधि में कौन सा चीज बनता है और कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है। इससे क्वेश्चन आया था फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन बनता है। तो फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया है, इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, डेकन अभिक्रिया क्या है, हम कहें तो इसमें हैबर विधि से क्या बनता है, अमोनिया बनता है, बॉश विधि क्या है। तो जो रिएक्शंस के नाम हैं, जो फेमस रिएक्शंस हैं, उनकी अभिक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए, उसमें कौन से उत्प्रेरक इस्तेमाल होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। यदि आप इतना कर लेते हैं, ये 2 से 3 क्लासों में हो जाएगा, ये भी 2 से 3 क्लासों में। और इसके साथ साथ अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करूं तो यहां पर ये आपके 2 से 3 क्लासों में ये भी हो जाएगा और उत्प्रेरक आपका 2 क्लासों में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लेते हैं आप, तो निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपके। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। यहां पे दूसरा जो यूनिट है वो है धातु अधातु और इसके प्रमुख यौगिक। और दूसरा पार्ट है इसका दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। धातु अधातु की बात करूं तो थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना, परमाणु अणु से पढ़ना, अणु परमाणु, परमाणु की खोज, परमाणु के मूलभूत कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 30 तक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको रासायनिक सूत्र का निर्माण पूछ लेता है कई बार। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूछ लेगा, है ना, कैल्शियम सल्फेट का क्वेश्चन पूछ लेगा, हम कहें तो मतलब तरह तरह की चीजें रासायनिक सूत्र में पूछ सकता है आपको। तो आपको संयोजकता याद होगी तभी आप आराम से उसका रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार की, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये रासायनिक सूत्र का निर्माण तभी आएगा जब आपको संयोजकताएं पता होंगी, और संयोजकताओं के लिए आपको थोड़ा सा 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को पढ़ना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना। ये टॉपिक्स थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2023 और 24 में मिला के 10 क्वेश्चंस बने थे हर शिफ्ट में, मतलब शिफ्ट वाइज टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आए थे, यानी दो क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में पूछे गए थे। धातु अधातु की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। धातु आघात वर्धनीय होता है ना, मेलिएबल होता है, अधातु नहीं होता है। ठीक है, धातु चमकदार होता है। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, भूपर्पटी पर, पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, किस तत्व को कहते हैं। तो ऐसे वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको अच्छे से पते होने चाहिए, कई बार क्वेश्चंस यहां से बनता है। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड आपको पता होगा अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। धातु की क्रियाशीलता और उसकी रिएक्शंस, कुछ धातुएं जल से क्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुएं गर्म भाप से क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ठंडी जल से क्रिया करती हैं, वो कौन सी हैं। धातुओं की हम कहें तो अम्ल से क्रिया, क्षार से क्रिया, ये आपको आना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस यहां से पूछा गया है। धातु अयस्क से कई बार कैलामाइन या फिर सिनेबार, किस धातु अयस्क का किस धातु का अयस्क है। तो ये जो है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस धातु अयस्क से। मिश्र धातुओं से पूछते हैं, बेल मेटल हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ऐसे बहुत ट्रिक से मैंने याद करवाया हुआ है आपको। तो यहां से भी मिश्र धातुओं को आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से पता होना चाहिए कि कौन सी धातु मिला के और कितने % में मिला के कौन सी मिश्र धातु बनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जैसे मैंने बताया 1 से लेकर 30 तक के कम से कम आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होने चाहिए। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, धातु निष्कर्षण, धातु कर्म, धातुओं को शुद्ध करना। ठीक है, और इसके साथ मिश्रण और पृथक करने की विधियां। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अपकेंद्रण विधि या एल्कोहल को जल से पृथक करने की कौन सी विधि है। प्रभाजी आसवन विधि में जो 2 मिश्रण होते हैं, 2 तत्व होते हैं या 2 लिक्विड होते हैं, उनका क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो इतना आप पढ़ लें, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये आपको लगभग 6 से 7 क्लासेज धातु अधातु और उपधातु की लगने वाली हैं। तो थोड़ा सा इसमें आवर्त सारणी भी जरूरी होगी आपको पढ़ना यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या क्या टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, इतना पढ़ लो। इसके बाद दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक, धातु अधातु जब पढ़ेंगे आप तो उसी के साथ साथ आपके ये दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक भी आते रहेंगे। रासायनिक सूत्र का निर्माण जो है, यदि आप धातु अधातु को अच्छे से पढ़ लेते हैं,
उनकी संयोजकताओं को अच्छे से जान लेते हैं तो रासायनिक सूत्र दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण यौगिक में आएगा, जिसमें क्वेश्चंस आपको कई बार कॉलम मिलान का दे देता है। जैसे महत्वपूर्ण यौगिक, उनका व्यावसायिक नाम इनके बीच में मिलाइए। जैसे फिटकरी का फिटकरी व्यावसायिक नाम है, लेकिन उसका रासायनिक नाम जो है वो है पोटाश एलम, तो उनको मिलाने का क्विक लाइम क्या है, बुझा हुआ चूना क्या है, बिना बुझा चूना क्या है, लाल दवा फिटकरी, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है, मेहंदी का गहरा लाल रंग किस वजह से आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विकृत एथेनॉल क्या है, आर्टिफिशियल रेन में प्रयुक्त होने वाला जो हम कहें तो रसायन क्या है, क्लोरीन का विरंजन गुण किसकी वजह से आता है। तो ये जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे रासायनिक सूत्र और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक, वैसे वैसे आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, एक लिस्ट है आपकी, एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है बढ़िया से। इसमें 5 से 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग। इस बार भी आपके यहीं से क्वेश्चंस, आपके एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो रासायनिक सूत्र को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। धातु अधातु समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेना। परमाणु, अणु, यौगिक, तत्व, मिश्रण, यौगिक और मिश्रण में क्या फर्क है, समांगी विषमांगी में क्या फर्क है, क्योंकि मिश्रण, यहां से क्वेश्चन मिश्रण से भी पूछता है। ठीक है, और कई बार तो यहां से संकरण से भी पूछ लेता है, संकरण से भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, संकरण से भी कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। जैसे इन्होंने पूछा था XeF5 प्लस आयन में कौन सा संकरण है। तो ठीक है, मैं संकरण की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाकी सब पढ़ लो आप। ठीक है, इसके बाद यहां से यहां पे देखो हम लोग CT 10+2 जैसा मैं बता रहा हूं ठीक वैसा ही पढ़ाया मैंने। 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों को लेके बैचेज लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, नई CT के हिसाब से, जिसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। साइंस आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल हैं, लाइव भी चलेंगी, और जो टॉपिक्स नए जुड़ेंगे उनमें लाइव हम स्टार्ट करेंगे। मैथ्स क्लासेज हैं, तो आराम से जाके रिकॉर्डेड स्पीड में और फास्ट स्पीड में अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। 4 महीने हैं आपके पास 10+2 की बात करूँ तो। ग्रेजुएशन की बात करूँ तो 5 महीने हैं। ये दोनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, बहुत मिनिमल फीस है। और यहाँ पर तीसरी, यदि यहाँ पे मैं तीसरी यूनिट की बात करता हूँ, तो तीसरी यूनिट है आपकी कार्बन और उसके यौगिक। ऊपर का छोड़ दो आप, इस टॉपिक से आपको केवल 4 चीजें पढ़नी है। एक हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन अपरूप, बहुलक और साबुन अपमार्जक। हाइड्रोकार्बन में आपको 1 से लेकर 10 मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, IUPAC नामकरण भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ गया था CH3 और यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नाम पूछ लिया था। तो IUPAC नाम, आइसोब्यूटेन क्या होता है, समावयवी क्या होता है ना, ये समावयवता क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, IUPAC नामकरण आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, मेथीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक गैस क्या होती है, LPG में कौन कौन से घटक होते हैं, बहुत आसान तरीके से आप आराम से इसको 2 से 3 क्लासों में हाइड्रोकार्बन को कर सकते हैं। कार्बन के अपरूप बहुत आसान है, इसमें आपको एक क्लास में आपका हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, फुलरीन हो जाएगा, और एक क्लास में आपका चारकोल हो जाएगा, कोक हो जाएगा, काजल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन अपरूप बहुत आसानी से, और इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और खास करके इसमें ग्रेफाइट और जो फुलरीन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बहुलक की बात करूं तो प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक, और कुछ होते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में हम बात करें तो इसमें आपके प्राकृतिक रबर आ जाएगा, इसमें सेलुलोज आ जाएगा, तो वो आपको पढ़ना है। ये भी आपके 2-3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। और यदि मैं कृत्रिम बहुलक की बात करूं तो इसमें रबड़ आ जाएगा, बूना S, ब्यूना N रबड़, इसके साथ साथ PVC आ जाएगा, कुछ रेशे आ जाएंगे, कृत्रिम रेशे, जिसमें हम कहें तो टेरिलीन आ जाएगा, डेक्रोन आ जाएगा, इसके साथ साथ नाइलॉन आ जाएगा। तो ऐसे पॉलीथीन आ जाएगा, इसमें प्लास्टिक आ जाएगा, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो ये सारे आपको बहुलक 2 क्लासों में आपके कंप्लीट। और किन 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 बहुलकों का क्या यूज है, किस में यूज होता है, 6 क्वेश्चंस इससे 2023 और 24 दोनों मिला के सभी शिफ्टों में 6 क्वेश्चन बने थे। इसके बाद साबुन और अपमार्जक बहुत आसान है, 1 या 1.5 क्लास में इसका कंप्लीट हो जाएगा। साबुन बनता है तो किस वजह से बनता है, और अपमार्जक किन से बनता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसके साथ साथ हम कहें तो मृदु जल और कठोर जल क्या होता है, मिशेल कैसे बनता है,
और जो ऋणात्मक अपमार्जक है, धनात्मक अपमार्जक है, ये क्या होते हैं। तो ये आपका लगभग 1 से 1.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिट जो है आपकी लगभग 6 से 7 दिनों की ये कंप्लीट है। उसके बाद हम बात करें, जो बता रहा हूं बस उतना ही पढ़ना है। प्रकाश एक बड़ा टॉपिक है। प्रकाश में आपको परावर्तन पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है, अपवर्तन, लेंस, वर्म विक्षेपण और दृष्टि दोष। अब आप कहोगे सर इसके अलावा बचा क्या? बिल्कुल, इनसे जो क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि परावर्तन से 6 क्वेश्चन बने हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। दर्पण से 4 क्वेश्चन बने हैं, अपवर्तन से 5 क्वेश्चन बने हैं पिछली बार 2023 और 24 दोनों की सीईटी को मिला के। लेंस में लगभग 8 क्वेश्चन बने हैं, वर्ण विक्षेपण में 4 क्वेश्चन, दृष्टि दोष में 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मेनली यही टारगेट करना है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है, 2 दर्पणों को एक साथ रख दें तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। ठीक है, कौन सा दर्पण जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के काम आता है। ऐसे दर्पण की बात करूं, दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वस्तु की इसमें वस्तु को कई बार फोकस और हम कहें तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख के कई बार उसकी स्थिति बदल के और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से कौन सी प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, आभासी किससे बनता है, ये आपको दर्पण में पता चलेगा। अपवर्तन की बात करूं तो अपवर्तन से कई बार क्वेश्चन बनता है, सघन से विरल में जाएगी प्रकाश की किरण तो क्या होगा, या निर्वात में जो विबग्योर है, 7 रंग होते हैं, उनमें सबसे तेज चाल किसकी होती है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, तो फोकस से गुजरेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके अपवर्तन, यानी जो चीज मैं बता रहा हूं उसको कंप्लीट पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको परावर्तन में पढ़ने को मिलेगा। अपवर्तन से रिलेटेड घटनाएं कौन कौन सी हैं, तारों का झिलमिलाना हो गया, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। लेंस की बात करूं तो यहाँ पे लेंस में उत्तल और अवतल लेंस है, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस क्या आते हैं, कोई वस्तु फोकस और 2f के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पे रखी है तो कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ऐसे क्वेश्चंस है ना। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना, जिसमें आपकी इंद्रधनुष कौन सी, इंद्रधनुष कौन से वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो प्रिज्म से गुजरकर प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके वर्ण विक्षेपण में पूछते हैं। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्यता, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, रतौधी, ये सारे आपको दृष्टि दोष में पढ़ने हैं और किसमें कौन सा लेंस काम में आता है। तो इतना कर लोगे आप तो आराम से ये टॉपिक आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर यूनिट है अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी। देखो सूचना प्रौद्योगिकी ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्यूटर में कवर हो जाएगा, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब बात जो बची वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या करना है आपको, जो देखो 2023 में 11 क्वेश्चंस और 2024 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है ये करंट का भी टॉपिक है, तो आप करंट तो वैसे पढ़ेंगे ही, तो करंट में यदि कोई भी अंतरिक्ष से रिलेटेड, नासा या इसरो से रिलेटेड कोई भी घटना होती है तो वो आप करंट में कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं उसके, वो क्या है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास का मतलब है अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन से थे, कौन है, ऐसे क्वेश्चंस। कहां से इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो से पहले कौन सा संस्थान अस्तित्व में था, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला उपग्रह, तो ये कैसे कैसे भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह कौन कौन से हैं, एजुसेट या फिर हम कहें आर्यभट्ट, ये सारी चीजें, इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछता है। वर्तमान में कौन से छोड़े जा रहे हैं, मिशन कौन कौन से हैं, है ना, मंगल ग्रह को लेके, चंद्रयान को लेके, इसके साथ गगनयान हो गया। ठीक है, तो ये भारत यानी इसरो के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां कराई जा रही हैं, उपग्रह हो गया चाहे मिशन हो गया। कई बार पूछ लेगा चंद्रयान जो सेकंड है उसको ले जाने वाला वो वाहन का नाम क्या था, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता। फिर नासा पकड़ लो, नासा में वही छोड़े गए उपग्रह कौन कौन से हैं करंट में और मिशन कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें हम अभी बात करें तो अल्तमिस अभी एक छोड़ा गया था मिशन। ठीक है, तो चंद्रमा का चक्कर लगा के आया है। तो ऐसे करंट के क्वेश्चंस आपको नासा वाले देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें तो इसरो और उसकी सहायक संस्थाओं से भी क्वेश्चंस पूछते हैं और लगभग
लगभग पिछली बार 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, या भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो संस्थाएं हैं इसरो की, वो आपको ध्यान रखनी है। 8-10 संस्थाएं हैं, वो आपको उनकी जगह लोकेशन ध्यान रखनी है। पृथ्वी की कक्षाएं कौन सी हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो भू स्थिर उपग्रह है वो कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं, पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कितने सैटेलाइट की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चंस आप यदि कवर कर लेंगे तो आराम से आप 7 से 8 क्वेश्चंस इस टॉपिक से कवर कर लेंगे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में कोई टेंशन नहीं है, इसको हम कंप्यूटर में कवर कर सकते हैं। इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में जैव प्रौद्योगिकी। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैव प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ना है, मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बता रहा हूं। मेंडल को पकड़ लो, आप मेंडल को पकड़ो, मेंडल का प्रयोग पकड़ो, मेंडल के कितने नियम है वो पकड़ो। मेंडल में जो उसने जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें जीन प्रारूप क्या है, लक्षण प्रारूप क्या है, वो याद रखो आप। एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, मेंडल का ये कवर हो जाएगा आपका। पारिभाषिक शब्दावली मेंडल से ही रिलेटेड है। पारिभाषिक शब्दावली में जिसमें हम पढ़ेंगे एकल संकर संकरण किसे कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो विपुंसन किसे कहते हैं, संकर ओज किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया था ये। तो ये पारिभाषिक शब्दावली जो है मेंडल के साथ ही जुड़ी हुई है। पुनेट क्या होता है, पुनेट से भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये पारिभाषिक शब्दावली में कवर हो जाएगा। डीएनए आरएनए को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, डीएनए की जो 2 हेलिक्स होती हैं उनके बीच में दूरी कितनी होती है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होता है, आरएनए में कौन सा होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। गुणसूत्र की संरचना मैंने बता दिया, काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, ऐसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत बहुत आसान है, लगभग हम बात करें तो आधे घंटे का टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, रिप्लिकेशन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जीन अभियांत्रिकी, ये लगभग दो क्लासों का पूरा मटेरियल है जीन अभियांत्रिकी में, जिसमें हमें आरडीएनए, वाहक डीएनए, वांछित जीन, प्लाज्मिड, आणविक कैंची, आणविक गोंद, इनसे क्वेश्चंस आपको कई बार पूछता ही है। 2 क्वेश्चंस आपके पिछली बार पूछे गए थे। जीन अभियांत्रिकी के चरण कौन कौन से हैं, वो चरण आपको ध्यान रखने हैं। एक क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसजेनिक जीव और पादप, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीवों के जो गुणसूत्र हैं उनमें फेरबदल करके डीएनए में काट पीट के नए गुणसूत्रों को प्रवेश कराकर अपने हिसाब से जीवों को पैदा करना ट्रांसजेनिक जीव या पादप कहलाते हैं। जैसे बीटी बैगन है, बीटी कपास है, बीटी का मतलब बैसिलस थुरिंजिएसिस, तो बीटी का फुल फॉर्म, बीटी कपास क्या है, बीटी बैगन क्या है, फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है, सुपर पोटैटो क्या है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां से ट्रांसजेनिक जीव और ट्रांसजेनिक पादप की बात करें। जैव पेटेंट की बात करें तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैव पेटेंट भारत में कितने साल के लिए लागू होता है, जैव पेटेंट कौन कौन सी संस्थाएं देती हैं, कौन सी संस्था देती है। तो ये क्वेश्चंस इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में से मेंडल और पारिभाषिक शब्दावली दोनों मिक्स है। तो लगभग 6 टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ 5 से 6 टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपको लगभग 7 से 10 क्लासें लगेंगी आपकी। और ये पूरा का पूरा जैव प्रौद्योगिकी आजकल काफी हद तक ये करंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो काफी हद तक ये सिलेबस में आपके क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना होती है। देखो आप लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा मैं बात करता हूं पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन में अपशिष्ट प्रबंधन से 2 क्वेश्चन बन गए हैं। अपशिष्ट प्रबंधन आपको करने में कम से कम 2 क्लासें लगेगी। अपशिष्ट प्रबंधन में शिवरामन समिति क्या है, ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 क्या है, ऐसे क्वेश्चंस। या कचरा प्रबंधन, कचरा भी कई प्रकार का होता है। जैव अपशिष्ट, जैव कचरा जो होता है उसको निपटान की कौन सी विधि होती है ना, उसको जलाना, भस्मीकरण करना। उसके साथ हम बात करें तो भूमि भराव विधि द्वारा कौन से प्रकार के कचरे का निस्तारण किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस 1 से 2 क्लासों में। पारिस्थितिकी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना इसको। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था,
पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले प्रयुक्त किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन, जैव घटक कौन से होते हैं, अजैव घटक कौन से होते हैं, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से होते हैं, ठीक है, जलीय पारितंत्र क्या होता है, वृक्ष पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र कितने प्रकार का होता है, ये सारा पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छे से पढ़ना है। उपभोक्ता कौन होता है, उत्पादक कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, लिंडमान का 10% का नियम क्या है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है। इसके साथ साथ हम कहें तो पिरामिड, खाद्य इसके श्रृंखला जो पिरामिड है आपका, जिसमें हम ऊर्जा वाला पिरामिड हो गया या जैव भार का पिरामिड हो गया, तो ये पिरामिड आपको ध्यान रखने हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे एसिड अम्ल वर्षा है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं, इसी में आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैव विविधता से एक क्वेश्चन आपका बना है, तो जैव विविधता को आप छोड़ सकते हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन आपको अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिकी या ग्लोबल वार्मिंग, उसमें भी आप देखें तो यहाँ 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए आप, पारिस्थितिकी और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र भी लिखा हुआ है, तो इससे क्वेश्चंस पिछली बार नहीं बने थे लेकिन इस बार आ सकते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र में 3 चक्र है, नाइट्रोजनी चक्र है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र है, जल चक्र है, और फास्फोरस चक्र है। तो 2 3 4 चक्र हैं, वो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, बस इतना ही करना है आपको। इस आराम से इसको आप पारिस्थितिकी लगभग 4 से 5 क्लासों में हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग 2 क्लासों में, और जैव विविधता 2-3 क्लासों में, तो लगभग 7-8 दिनों में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला बात करते हैं 8 नंबर यूनिट की, पशुओं का आर्थिक महत्व, जंतुओं, पादपों और पशुओं का आर्थिक महत्व, ठीक है। यहाँ पर पौधे भी हैं और पशु भी हैं। इसमें 2023 में 2 क्वेश्चन और 2024 में 7 क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन बनने का जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो यहां से पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है ये आपको ध्यान रखना है। कौन से तने से प्राप्त करते हैं, कौन सी जड़ से प्राप्त करते हैं। पौधे और जंतुओं का वैज्ञानिक नाम, जैसे प्रेसोपीस सिनेरिया या फिर टेकोमेला अंडुलेटा, तो ये किस पौधे के वैज्ञानिक नाम हैं, ठीक है। तो पौधे और जंतुओं का वैज्ञानिक नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। 30-40 आपके पौधों के नाम हैं, 20-30 आपके जंतुओं के नाम हैं। बहुत ट्रिक से मैंने याद करवा रखा है, ठीक है। औषधीय पादप कौन कौन से हैं, राजस्थान में पाए जाने वाले जंतु और पौधों के वैज्ञानिक नाम, और मछलियों के प्रकार, मछली पालन, इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन, मछलियां कितने प्रकार की होती हैं, मधुमक्खी कौन सी, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी कौन सी होती है। तो मधुमक्खी पालन और मछली पालन 2 आप कंप्लीट कर लो, उसके अलावा इसमें कोई जरूरत। ये भी 3 से 4 क्लासों में पशुओं का आर्थिक महत्व और पौधों का आर्थिक महत्व कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगला लास्ट टॉपिक, रक्त समूह। रक्त समूह से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, लगभग 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 2023 और 24 को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोग से मिला के 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पोषण और मानव स्वास्थ्य से 4 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक में आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला, रक्त में आपको ग्रुप, जो रक्त समूह है या दुर्लभ रक्त समूह है वो सारे पढ़ने हैं। सर्वदाता समूह कौन सा है, सर्वग्राही ग्रुप कौन सा है, एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी क्या होती है, आरएच कारक क्या होता है, रक्ताधान क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देने के लिए कौन सी प्रतिस्कंदकारी जो तत्व है वो उसका नाम क्या है, रसायन का नाम क्या है, ठीक है। ब्लड बैंक में कितने दिन तक हम ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं, गर्भवती महिला का जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा है, या फिर हम कहें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब को अच्छे से आपको रक्त को पढ़ना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको डीप पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। रक्त संबंधी रोग कौन कौन से हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है। इस तरह से हम बात करें तो यहां से क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं। इसके बाद रोग की बात करूं तो यहां पे आनुवांशिक रोग, वायरस से होने वाले रोग, कई बार रोगों के नाम दे देता है और फिर यहां पे जीवाणु के नाम या बैक्टीरिया के नाम दे देगा और कहेगा कॉलम मिलान करिए, है ना। उसके लक्षण क्या होते हैं रोग के, उसका निदान क्या है, उसकी दवाई का नाम क्या है, उसका वाहक कौन है, मक्खी है कि मच्छर है, कवक, कृमि, प्रोटोजोआ जनित रोग, और टीका, डीपीटी का टीका किस लिए काम आता है। तो ऐसे रोगों के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। अनुवांशिक रोग में आपके आएंगे जैसे हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, या फिर हम कहें तो वर्णांधता हो गई, या फिर हम पटायु सिंड्रोम क्या होता है, ऐसे।
पोषण और मानव स्वास्थ्य में जो मेनली आपको फोकस करना है वो विटामिन पे करना है, क्योंकि विटामिन का वैज्ञानिक नाम, विटामिन कहाँ से प्राप्त होती है और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और इसके साथ साथ प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग भी, प्रोटीन भी इसमें जोड़ लेना। प्रोटीन की कमी से मेरस्मस, क्वाशियोरकोर, तो प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन और विटामिन पढ़ लो आप, रोग पढ़ लो और रक्त पढ़ लो। तो ये भी आपका 5 से 6 क्लासों में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इतना सरसरी निगाह से भी कर लेते हैं इन टॉपिक्स को, तो टोटल 9 यूनिट्स में से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इतने टॉपिक्स आप पढ़ के जाइए आराम से। 35 से ज्यादा क्वेश्चंस, 35 से ज्यादा नंबर आप एग्जाम में ले आएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितना मैंने बताया है, इसके अलावा दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना है। राजस्थान सीईटी को लेकर हमारा बैच चल रहा है और इसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों अच्छे से मिलेगी। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरीके से मैंने पढ़ाया है इसको आपको। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन को लेके और राजस्थान सीईटी कॉम्बो बैच 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों को मिला के ये बैच चल रहा है हमारा। इसके साथ साथ हम बात करें तो केवल सब्जेक्ट स्पेशल बैच यदि आपको ज्वाइन करना है, केवल साइंस पढ़नी है, केवल मैथ्स पढ़ना है, केवल इंग्लिश पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत मिनिमल फीस में, क्वालिटी एजुकेशन, और तीनों का कॉम्बो बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी जहाँ पर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश आती है, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? अच्छा, ये कांस्टेबल का बैच भी हमारा लगातार चल रहा है और जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। इसमें साइंस मिलेगी, मैथ्स मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा, इसके साथ साथ योजनाएं और महिला और बाल अपराध मिलने वाला है बहुत मिनिमल फीस में, ठीक है। तो ये सब कहाँ मिलने वाला है? दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले स्टोर पे दीक्षांत एकेडमी मिलेगा आपको, डाउनलोड करिए और जो भी कोर्सेज है उसको अवेल करिए। कोई भी डाउट है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे इसका भी लिंक दे रखा है। केवल ज्वाइन करना है आपको और सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब हमारा काम है। हमें कैसे पढ़ाना है, आपको पीडीएफ में किस प्रकार से पीडीएफ को प्रोवाइड करना है, नोट्स कैसे देने हैं, वो सब हमारी टेंशन है। बिल्कुल टारगेटेड वे में तैयारी करनी है, इधर उधर दाएं बाएं नहीं झांकना है, क्योंकि सीईटी 10+2 के लिए 4 महीने हैं, सीईटी ग्रेजुएशन के लिए 5 महीने हैं। इन 4 से 5 महीनों में 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो साइंस में बिल्कुल टारगेटेड वे में पढ़ाई करो। मैं ये आपको मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए कि कितने क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप कुछ छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज आप पढ़ें उसको बहुत गहराई से पढ़ें। मेरा कहने का अर्थ यह है ताकि उससे कोई बाहर क्वेश्चन न जाए। रक्त पढ़ रहे हैं तो बहुत गहराई से पढ़ें, ठीक है। यदि आप आनुवंशिकता पढ़ रहे हैं, मेंडल पढ़ रहे हैं, तो मेंडल को बहुत गहराई से पढ़ें, एक क्लास एक्स्ट्रा लगा लें। और ये यदि आप इस तरह से करते हैं तो 1 महीने के अंदर, 1 महीना या सवा महीना मान लीजिए, उसके अंदर आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। 1-1, 2-2 घंटे आपको पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स बनाए तो आपकी मर्जी, नहीं बनाए तो आपकी मर्जी, नोट्स तो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे ही आपको पीडीएफ फॉर्म में। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सीईटी को लेके लगातार आपको अपडेट मिलते रहेंगे। कैसे तैयारी करनी है उसका गाइडेंस मिलता रहेगा। क्लासेज भी जल्दी ही स्टार्ट हो रही हैं आपकी, पिछली क्लासेज भी पढ़ी हैं। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, फीस के साथ हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सीईटी की तैयारी करते रहो, बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है, ठीक है। मैं गाइडेंस आपको करता रहूंगा साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट में, कमेंट करके। थैंक यू।